कक्षा एकादश के भैयाओं, आइए हम अपने पाइथन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेंड पढ़ा था, ऑपरेटर पढ़ा था और एक्सप्रेशन इन्हीं ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिल करके बना होता है, ये हमने पढ़ा था। और ऑपरेटर की कैटेगरी का जो पहला ऑपरेटर था अर्थमेटिकल ऑपरेटर, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पाइथन में जितने प्रकार के ऑपरेटर आते हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। यह ऑपरेटर हमारे टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। इन ऑपरेटर में एक नया ऑपरेटर आने वाला है, बिट वाइज ऑपरेटर, जो हमारी किताब में दिया है और आज उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आज पढ़ करके उसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि वह बिट वाइज ऑपरेटर हमारे सिलेबस में 11th में और 12th में आने वाला नहीं है, लेकिन यह पहली बार आ रहा है तो हम उसे ठीक से पढ़ लें। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन बिट वाइज ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह लेक्चर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था, ऐसे ऑपरेटर जो न्यूमेरिक ऑपरेंड पे अप्लाई किए जाते हैं और उसका रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिक होता है, ऐसे ऑपरेटर को हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। हमने कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बारे में भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आइए हम ऑपरेटर को आगे बढ़ाते हैं। अगला है रिलेशनल ऑपरेटर, या इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। यह ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो हमारे ऑपरेंड को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है a प्लस बी, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर एक्सप्रेशन है a प्लस बी तो a और b हमारे ऑपरेंड होंगे और प्लस हमारा ऑपरेटर होगा। जिस पर ऑपरेशन होने होते हैं वह ऑपरेंड कहलाता है और जो ऑपरेशन करता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का एक चार्ट है हमारे स्क्रीन पर, जिसमें पहला सिंबल है डबल इक्वल टू, जिसे हम इज इक्वल टू बोलते हैं। अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू बी तो b का मान a में चला आएगा, लेकिन अगर हमें चेक करना है कि क्या a b के बराबर है तो हम डबल इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। यह रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड को आपस में कंपेयर करते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा लॉजिकल होता है। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आएंगे जो कंपेयर किए जाएंगे उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा लॉजिकल होता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो न्यूमेरिक ऑपरेंड पर अप्लाई किए जाते हैं और उसका रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिक होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा लॉजिकल होता है, ट्रू और फॉल्स। तो हमने एक उदाहरण के लिए लिखा है a इक्वल टू बी। अगर a और b दोनों बराबर हो गए तो रिजल्ट होगा ट्रू, अगर a और b आपस में बराबर नहीं होंगे तो रिजल्ट होगा फॉल्स। तो हमने ये मान लिया है कि a b के बराबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट हमने फॉल्स शो कराया है। दूसरा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, को हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। अगर a और b आपस में बराबर नहीं है तब रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तीसरा है ग्रेटर देन और लेस देन, यह भी नॉट इक्वल टू है। पाइथन में दो नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर हमें देखना है कि a b के बराबर नहीं है तो हम एक्सक्लेमेशन इक्वल टू या ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। अन्य लैंग्वेजेज में दोनों में से कोई एक यूज होता है, लेकिन पाइथन में नॉट इक्वल टू के लिए दोनों ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। अगर हम लिखते हैं a लेस देन ग्रेटर देन b, इसका मतलब अगर a b के बराबर नहीं होगा तब रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगले पे चलते हैं ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b। अगर a बड़ा होगा b से तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर a बड़ा नहीं होगा b से तो रिजल्ट फॉल्स होगा। उसी तरह से लेस देन a लेस देन b, अगर a b से छोटा होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर a छोटा नहीं होगा b से तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगला है
ग्रेटर आर इक्वल टू, अगर हमें देखना है कि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से बड़ी है या बराबर है, तो दो केस में ट्रू आएगा। अगर बड़ी होगी तो ट्रू आएगा, या दोनों बराबर होंगे तब ट्रू आएगा। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, या दोनों बराबर होंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ए बी से छोटा होगा तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसी तरह से अगला ऑपरेटर है लेस देन आर इक्वल टू। अगर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ए लेस देन आर इक्वल टू बी, अगर ए बी से छोटा होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, या दोनों बराबर होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर ए बड़ा होगा बी से तो रिजल्ट फॉल्स होगा। चलते हैं अगले ऑपरेटर पे। अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन ऑपरेटर्स का हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ हमारे वेरिएबल नेम दोनों साइड एग्जिस्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है और राइट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट होता है। और जब हमारे वेरिएबल नेम काफ़ी बड़े होते हैं तो एरर को दूर करने के लिए, हमसे टाइपिंग में एरर ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए हम इन कंपाउंड असाइनमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। चलिए इसका भी टेबल हमने बना के रखा है। इक्वल टू, पहला सिंबल है इक्वल टू, इसका डिस्क्रिप्शन है इक्वल टू। अगर a इक्वल टू बी लिखते हैं तो b की वैल्यू a में चली आएगी, उसको हम a इक्वल टू बी ही लिखेंगे। अगला है प्लस इक्वल टू, यानी कि ऐड एंड अजाइन। अगर हमें a में b को जोड़ करके a में ही स्टोर करना है, जैसे हमने स्क्रीन पर लिखा है a इक्वल टू a प्लस बी, तो पहला a नया वैल्यू है, इक्वल टू के बाद आने वाला a पुराना वैल्यू है, और प्लस b, तो a का जो भी मान है उसमें b ऐड हो जाएगा और आकर के फिर से वो a में स्टोर हो जाएगा। हालांकि हमने कहा था कि यह स्टेटमेंट आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत है, राइट कैंसिलेशन लॉ से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ a इक्वल टू a प्लस बी, तो इक्वल टू के बाद वाला a पुराना मान है और उसमें b ऐड होगा, दोनों जुड़ जाएंगे और आकर के a में स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमने कहा कि हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वहीं पे करते हैं जहां लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा सेम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। a इक्वल टू के पहले भी है और बाद में भी है, तो हम यह a दो बार हमें न लिखना पड़े, एक ही बार लिखना पड़े, तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी। अगला है माइनस इक्वल टू, यानी कि सब्सट्रैक्ट एंड अजाइन। अगर हमें हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है a इक्वल टू a माइनस बी, तो हम उसे लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू बी। सेम फैशन में अगला है एस्ट्रिस्क इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लाई एंड अजाइन। a इक्वल टू अगर हमें लिखना है a एस्ट्रिस्क b, तो a दो बार लिखने से बचने के लिए हम लिखेंगे a एस्ट्रिस्क इक्वल टू b, वो पढ़ा जाएगा a इक्वल टू a एस्ट्रिस्क b। अगला है स्लैश इक्वल टू। स्लैश का प्रयोग हम एक ऑपरेंड में दूसरे ऑपरेंड से भाग देने के लिए करते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है a इक्वल टू a स्लैश b, यानी कि a में b से भाग देना है और जो रिजल्ट आएगा उसे a में स्टोर करना है, तो हम इस स्लैश ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। चूँकि हमारा सेम वेरिएबल दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे a स्लैश इक्वल टू b, तो वही काम करेगा जो a इक्वल टू a स्लैश b करेगा। अगला है परसेंटेज इक्वल टू। परसेंटेज को हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ा है। परसेंटेज ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं या मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। यह पहले ऑपरेंड में दूसरे ऑपरेंड से भाग देता है और जो रिमाइंडर बचता है उसको रिटर्न करता है। अगर हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है a इक्वल टू a परसेंटेज b, यानी कि a मॉड b, यानी कि a में b से भाग दिया जाएगा और रिटर्न a में ही स्टोर करना है, तो हम उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a परसेंटेज इक्वल टू b, यह पढ़ा जाएगा a इक्वल टू a परसेंट b। अगला है एक्सपोनेंट डबल स्टार स्लैश। इसको हम एक्सपोनेंट एंड अजाइन बोलते हैं। स्लाइड पे रिपीट हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया, सुधार नहीं हुआ है, तो यहाँ पर होगा एक्सपोनेंट एंड अजाइन, सुधार कर लेंगे उसके लिए। अगर हमारा एक्सप्रेशन आना है कि a की घात b कैलकुलेट करके a भी में ही स्टोर करना है,
अगर हमारा एक्सप्रेशन है a इक्वल टू ए डबल एस्टेरिस्क b, तो हम उसे लिख सकते हैं a डबल एस्टेरिस्क इक्वल टू b। अगला है डबल स्लैश इक्वल टू। डबल स्लैश को हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ा है कि यह इंटीजर डिवीजन के लिए होता है, यानी कि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरी भाग देने के लिए होता है। फ्रैक्शन पार्ट ट्रंकेट हो जाता है। अगर 5 में 2 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2.5, लेकिन डबल स्लैश लगाएंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा। अगला ऑपरेटर है डबल स्लैश इक्वल टू। हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ा है कि अगर हम इंटीजर डिवीजन करना चाहते हैं तो डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। सिंगल स्लैश लगाते हैं तो हमारे रिजल्ट में प्रिसीजन्स आते हैं, दशमलव के स्थान आते हैं। लेकिन अगर हम दशमलव के स्थान अपने रिजल्ट में नहीं चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 में 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 2.5, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन नहीं चाहते रिजल्ट में, उसे ट्रंकेट कर देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 5 डबल स्लैश 2, तो हमारा रिजल्ट 2.5 से 0.5 ट्रंकेट हो जाएगा और 2 स्टोर होगा। तो अगर हमें लिखना है a इक्वल टू ए डबल स्लैश b, यानी कि a में इंटीजर डिवीजन करना है b से, रिजल्ट के फ्रैक्शन को ट्रंकेट करना है और उसी वैल्यू को a में स्टोर कर लेना है, तो हम लिखेंगे a डबल स्लैश इक्वल टू b। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने अभी बताया कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है उसी पर किसी तरह का ऐड, मॉडिफाई, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, मॉडुलस, डिवीजन एक्सेट्रा हो रहा है, तो हम वेरिएबल के नाम को 2 बार लिखने से बचने के लिए इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसमें हम अपने क्लास में सारे स्टूडेंट की संख्या को स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई नया एडमिशन हुआ तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम 1 बढ़ाएंगे। तो अगर हमारा वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 1 करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम हमारा काफ़ी बड़ा है। हो सकता है कि वेरिएबल नेम टाइप करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो हमारा वेरिएबल ही गलत हो जाएगा और हमारे पाइथन प्रोग्राम को जब रन कराया जाएगा तो रन टाइम एरर आएगा। तो वेरिएबल नेम हम एक ही बार लिखें और हम अपना काम कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस इक्वल टू 1। इसको ऊपर का जो स्टेटमेंट है वही पढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 1। शॉर्ट में हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से वेरिएबल का नाम एक ही बार लिखेंगे और हम अपना इंक्रीमेंट कर लेंगे। चलते हैं अगले ऑपरेटर पे। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं या गेट्स पढ़े हैं, जिसमें जो हमारे 3 फंडामेंटल गेट थे, एंड गेट था, आर गेट था और नॉट गेट था, और बाकी सारे जितने भी गेट आए थे उन्हीं फंडामेंटल गेट से डेराइव्ड गेट थे, उन्हीं से मिल करके बने थे। वही हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, आर और नॉट। ये हमारे फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। यह उसी तरीके के ऑपरेटर हैं जो हमारे बुलियन अलजेब्रा के 3 गेट थे, एंड, आर और नॉट, और सारी चीज़ें सेम हैं। वहाँ भी 2 बुलियन वैल्यू को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किए थे, 2 बुलियन वैल्यू को जोड़ने के लिए आर का यूज़ किए थे, और नॉट के बारे में कहा गया था कि यह यूनरी है और एक ही एक्सप्रेशन पे लागू होता है, यानी कि एक ही सिग्नल पे लागू होता है। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो न्यूमेरिक ऑपरेंड पे अप्लाई किए जाते हैं और ऐसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिक होता है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो 2 ऑपरेंड को आपस में कंपेयर करते हैं और ऐसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा लॉजिकल होता है। यहाँ भी जो लॉजिकल ऑपरेटर है 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ने के लिए काम किया जाता है। अगर हमारे पास बहुत सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं और उनको जोड़ना है तो जिस ऑपरेटर से हम ज्वाइन करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 2
या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा लॉजिकल होता है और उसी को जोड़ा जाता है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हमेशा लॉजिकल होगा, यानी कि 0 या 1 होगा। पहला है एंड, जिसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं, और हम दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी, जैसा कि एक हमारा एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन सी, दोनों को जोड़ना है तो दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हम एंड लगा देंगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। रिजल्ट तब ट्रू होगा जब ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो। आप लोगों ने अगर गेट ध्यान से पढ़ा है तो यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा है आर, इसको हम लॉजिकल आर बोलते हैं और दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए ही भी हम आर का प्रयोग करते हैं, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। ए अगर बी से बड़ा हो या ए सी से बड़ा हो, दोनों में से किसी से एक से बड़ा हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। और तीसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है यह यूनरी ऑपरेटर है, यह एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, यानी कि एक ही रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर ये अप्लाई होगा। जैसा हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसको ये निगेट्स कर देता है, यानी कि इन्वर्ट कर देता है, यानी कि इन्वर्टर गेट है ये, और इन्वर्टर ऑपरेटर है। ए ग्रेटर देन बी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और उसी पर हम नॉट लगाएंगे। ए अगर बी से बड़ा होगा तो रिजल्ट होगा ट्रू और उसको ये निगेट कर देगा, यानी कि इन्वर्ट कर देगा, तो रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। अगला पाइथन में जो ऑपरेटर आता है उसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। किसी लिस्ट में कोई ऑपरेंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए कि हमने क्लास में बहुत सारे बच्चों का नाम इंटर कर दिया है, अगर किसी कैंडिडेट को सर्च करना है कि उस लिस्ट में है कि नहीं, तो जिस ऑपरेटर से हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, यह कैंडिडेट उस लिस्ट का मेंबर है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम मेंबर ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का। यह दो होते हैं, इन और नॉट इन। अगर हमें देखना है कि यह कैंडिडेट हमारे लिस्ट में है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। नॉट इन, अगर हम नॉट इन से उसका मेंबरशिप चेक करेंगे तो अगर वह कैंडिडेट हमारे लिस्ट में नहीं होगा तब रिजल्ट ट्रू होगा, अगर होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। y इक्वल टू हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है जिसे हम ब्रेस बोलते हैं। आगे हम लोग पाइथन में आगे बढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस आएगा लिस्ट। एक मान लीजिए कि हमने लिस्ट बना लिया है, लिस्ट हम एंगुलर ब्रैकेट से बनाते हैं और लिखते हैं इफ x इन y, यदि x y में एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट होगा ट्रू। दूसरा है नॉट इन। नॉट इन वही हम y इक्वल टू एक लिस्ट मान लेते हैं, यदि x इफ x नॉट इन y, अगर x y में नहीं होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, होगा तो फॉल्स होगा। अगला है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह से ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक ही वेरिएबल को कई इंस्टेंस दे देते हैं। अगर हमें किसी ऑपरेटर पे काम करना है, किसी डाटा वैल्यू पे काम करना है, तो हम अपने मूल प्रति को नहीं छूते हैं, उसका इंस्टेंस लेकर के उस पर काम कर लेते हैं और जब हमारा वर्क फाइनलाइज हो जाता है तो ओरिजिनल डाटा पर इफेक्ट डाल देते हैं। अगर किसी के रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना है तो तुरंत जाकर के मॉडिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, उसकी एक कॉपी उठाते हैं और उसमें हम चेंजेस कर लेते हैं और चेंजेस करने के बाद से फाइनली हम अपने डाटा को प्रभावित कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जब हम किसी वेरिएबल के एक से अधिक इंस्टेंसेस लेते हैं और हमें चेक करना होता है कि क्या वही सेम तो नहीं है। अगर हमें चेक करना है कि x और y और z तीनों एक ही तो नहीं है, तो उसके लिए हम
आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमने बताया था कि जितने भी आइडेंटिफायर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के किसी लोकेशन में जाकर के स्टोर होते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम हम देते हैं उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। एक वैल्यू जाकर के हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुई है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम दूसरे नाम से भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसको तीसरे नाम से भी आइडेंटिफाई करेंगे, और यह तीनों क्या एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो उसकी चेकिंग के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यह होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। अगर इफ x इज y, अगर यह दोनों सेम रेफरेंस को करते हैं तो रिजल्ट होगा ट्रू। अगर x और y दोनों को नहीं रिफ़र करते, सेम ऑब्जेक्ट को नहीं रिफ़र करते, सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं रिफ़र करते, तो रिजल्ट होगा फॉल्स। अगला है बिट वाइज ऑपरेटर। इसी बिट वाइज ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। यह ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमारे आइडेंटिफायर में स्टोर वैल्यू के बिट पैटर्न पे काम करता है। यह एक टिपिकल ऑपरेटर होता है और हम आपको समझाने जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आपको नहीं समझा पाएंगे यहाँ से। यह ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी आइडेंटिफायर, किसी वैल्यू, किसी ऑपरेंड के बिट पैटर्न पे काम करता है। जब हम सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम मशीन इंस्ट्रक्शन में प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी के इक्विवेलेंट होगा, एकदम हम जा कर के मशीन स्तर की प्रोग्रामिंग करेंगे, वहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी टिपिकल ऑपरेटर है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि बिट वाइज ऑपरेटर आने वाला है, जो कि यहीं हम पढ़ेंगे और यहीं पर हम उसे छोड़ देंगे क्योंकि आगे के सिलेबस में इसका प्रयोग नहीं है। लेकिन हम आपको एक दो प्रोग्राम बना करके इसके यूटिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बस अगर आप समझ गए तो आप मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर कुल 6 ऑपरेटर्स हैं और ये वही ऑपरेटर हैं जो कि बिट वाइज सी लैंग्वेज में यूज होते थे, बिट वाइज C++ में यूज होते थे, बिट वाइज जावा में यूज होते थे और पाइथन में भी सेम उन्हीं ऑपरेटर को अडॉप्ट किया गया है। सेम सिंबल और सेम काम। पहला है एंड सिंबल, जिसे आप लोग एंड बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम होता है एम्परसेंड। यहाँ पर हमने सिंबल का नाम भी लिया है। पहला सिंबल है एंड सिंबल, जिसे हम बिट वाइज एंड बोलते हैं, और इस सिंबल का नाम होता है एम्परसेंड। चूँकि बोलने में कठिनाई होती है तो लास्ट के 3 कैरेक्टर को आप एब्रिविएट करके इसे एंड बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है एम्परसेंड। हम इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे ए एंड बी। अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा ऑपरेटर है बिट वाइज आर, जिसका नाम है पाइप सिंबल। यह पाइप सिंबल होता है हमारे इंटर की के ऊपर एक कोलोन सिंबल होता है, जिसमें सर्किल ऊपर नीचे होता है, लेकिन यह भी उस सर्किल ऊपर नीचे की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है और बीच का स्पेस बहुत कम होता है। इस सिंबल को पाइप सिंबल कहा जाता है। ए पाइप बी, यानी कि ए बिट वाइज बी। तीसरा है सिंबल, जो कि शिफ्ट 6 पे मिलेगा। जब कभी आप हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो ऐसे सिंबल का यूज करके ऊपर लिखते हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं कैरेट सिंबल। तीसरा जो बिट वाइज ऑपरेटर है वह कैरेट सिंबल है और इसका डिस्क्रिप्शन है बिट वाइज एक्सऑर, यानी कि बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर यह ऑपरेटर है, और ए एंड बी, ए कैरेट बी हमारा एक्सप्रेशन होगा। यह कैसे बिट पैटर्न पे काम करता है अभी हम इस स्लाइड के बाद आपको समझाएंगे। अगला सिंबल है जो आप लिखते हैं नियरली इक्वल टू, या लगभग जो बराबर सिंबल देते हैं, जिसे हम टिल्ड बोलते हैं। यह है हमारा बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा में वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है या किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इनवर्स निकाला है,
और 0 को 1 से, 1 को 0 से हमने चेंज किया है। उसी तरीके से अगर किसी ऑपरेंड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इस ऑपरेटर यानी कि टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं, A टिल्ड B, तो पहले के साथ दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। यह एक तरह से यूनरी ऑपरेटर है और एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई किया जाता है। और बाकी जो दो लास्ट में है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमें बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं और बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। यह कुल 6 हैं, एम्परसेंड, पाइप, कैरेट, टिल्ड, डबल लेस देन, डबल ग्रेटर देन, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यह जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं सेम ऑपरेटर सी में यूज होता था, C++ में यूज होता था, जावा में भी यूज होता है और पाइथन में भी सेम ऑपरेटर ये यूज होते हैं। चलिए हम इसका एक इम्पॉर्टेंस आपको बताते हैं। आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ा है, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़ा है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और उसके विपरीत भी कन्वर्जन पढ़ा है। अगर हम आपसे कहें कि एक प्रोग्राम बना दीजिए जिसमें एक संख्या इनपुट करें और उस संख्या के आप बाइनरी वैल्यू यानी कि उसका इक्विवेलेंट बाइनरी डिस्प्ले करा दें, तो आप कैसे कराएंगे? आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिए कि आप कैसे किसी नंबर को उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। थोड़ा विचार करिएगा और हमें बताइएगा। आप वहाँ से नहीं कर सकते, भाग दे करके रिमाइंडर से करेंगे तो वह रफ मेथड होता है, आप कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ लेते हैं तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से हम बड़ी आसानी से किसी नंबर का बाइनरी प्रोग्राम के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे बिटवाइज 4 शुरू के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में जो हमारे किताब में एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। जो पहला ऑपरेटर है एम्परसेंड, इसको एंड लॉजिकल ऑपरेटर मानिए या बुलियन का एंड गेट मानिए। दूसरा है पाइप, यह बिटवाइज आर है, इसको आप लॉजिकल आर ऑपरेटर मानिए या बुलियन का आर गेट मानिए। तीसरा जो टिल्ड सिंबल है जिसे हम बिटवाइज एक्सआर बोल रहे हैं, यह आपका आर ऑपरेटर मानिए या आर गेट मानिए। और 1's कम्प्लीमेंट तो जहाँ 0 होगा उसे 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। चलिए हम पहले इन 4 के बारे में समझते हैं और बाकी जो 2 बचेंगे आपके अगर कमेंट आएंगे, आपके सुझाव आएंगे, अगर आप सीखना चाहेंगे तब हम ये लास्ट वाले दोनों बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में आपको बताएंगे। चलिए पहले 4 को देख लेते हैं। अभी हमने कहा कि बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं किसी ऑपरेंड में जो वैल्यू स्टोर होती है उसके बाइनरी पैटर्न पर अप्लाई होते हैं, यानी कि किसी नंबर के बाइनरी पैटर्न पर कोई ऑपरेशन करना है तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का मान हम 65 लेते हैं, एक ए आइडेंटिफायर है और उसमें हमने 65 स्टोर किया है। 65 एस्काई कोड होता है कैरेक्टर ए का और उसका बाइनरी होगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है 01000001। यहाँ पर हम किसी नंबर को 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट का प्रयोग कर रहे हैं और 4 का पेयर बनाए हुए हैं। तो ये 65 का बाइनरी है 01000001। दूसरी हम संख्या जैसे मान लेते हैं b = 12, तो 12 का बाइनरी तो 1100 होता है, लेकिन अगर हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 बिट हमें लीडिंग देना होगा, तो 00001100। तो ध्यान से देखेंगे तो यह जो बाइनरी है यह 12 का बाइनरी है, क्योंकि पहला स्थान 1, दूसरा स्थान 2, दोनों पे 0 है, तीसरा पे 1 है यानी कि 4 और चौथे पे 1 है यानी कि 8। तो 8 × 4 = 12, ये 12 का बाइनरी है। यदि आप लिखते हैं A एंड B लिखते हैं तो इसका रिजल्ट 00 होगा। देखिए कैसे होगा, हम माउस घुमा रहे हैं
65 का बाइनरी और 12 के बाइनरी का जो 8वां डिजिट है दोनों जीरो हैं, तो एंड में जब दोनों सिग्नल जीरो होगी तो रिजल्ट जीरो होगा। दूसरे पे देखिए तो पहला 1 है, दूसरा 0 है। जब एंड में पहला सिग्नल ट्रू देंगे, दूसरा फॉल्स देंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, इसलिए 0 है। तीसरा पैटर्न पे दोनों में 0 है तो 0, चौथे में दोनों में 0 है तो 0, पांचवें में लेफ्ट से पांचवें में 65 में 0 है, 12 में 1 है, तो दो सिग्नल एंड गेट से देंगे, एक 0 हो जाएगी तो रिजल्ट फॉल्स होगा, इसलिए 0 है। ऐसे देखेंगे तो ए एंड बी दोनों के साथ बिट पैटर्न पर एंड गेट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए पाइप बी यानी कि ए और बी, यानी कि उसके बिट पैटर्न और दूसरे नंबर के बिट पैटर्न दोनों में से किसी में एक आ जाएगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो देखिए दोनों में 0 0 है तो पहला 0 हो गया। 65 में पहला 1 है, दूसरा 1 है और इसका दूसरा 0 है, इसलिए 1 आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 1 0 0 1 1 0 0। अब इसका बाइनरी, इसका डेसिमल आप निकालिए तो वह एक अलग डेसिमल वैल्यू आएगी। उसी तरीके से ए कैरेट बी, स्लाइड में गलती हो गया है, कैरेट लगाना था। ए कैरेट बी का भी रिजल्ट ए और बी आएगा। और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्स ए। कॉम्प्लीमेंट्स ए यानी कि 65 का जो बाइनरी वैल्यू है उसमें जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएंगे और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएंगे। तो आज बस इतना ही रहेगा। आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए। तो ये हम लोगों का पाइथन का लेक्चर था। यह पाइथन चैप्टर आगे कंटिन्यू रहेगा। अगले वीडियो में हम इन ऑपरेटर के प्रीसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन परफॉर्म होगा। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बोडमास का रूल पढ़े हैं, उसी तरह से हमारे जितने भी ऑपरेटर आए हैं, अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और बिट वाइज ऑपरेटर, इसमें अगर एक ही एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेटर आ रहे हैं तो किसको पहले परफॉर्म करना है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।